सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 सितंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा सिटी पर इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, टैंक, ड्रोन, रोबोट, सबसे बरस रही तबाही। ब्राज़ील ने भी ICJ में खोली इसराइल की पोल, गजा जेनोसाइड केस में दिया दखल। अमन के मसीहा डोनाल्ड ट्रंप का जंगी सौदा, इसराइल को मिलेंगे $6 अरब के और हथियार। गजा से जान बचाना अब अमेरिकी वीजा से भी महंगा, UNRWA का दर्दनाक खुलासा। नेतन्याहू की सियासी नाव डूबने लगी, सर्वे में खुलासा, इलेक्शन हुए तो हार होगी नसीब। ईरान का बहुत बड़ा नुकसान, UN ने आखिरकार कस दी पाबंदियों की जंजीर। व्हाइट हाउस में एर्दोगान से मुलाकात को बेताब हैं डोनाल्ड ट्रंप। F-35 वाली लड़ाई के खत्म होने के आसार, लेकिन इस दोस्ती का कौन बनेगा शिकार। और जनूबी लेबनान में इस्राएली ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा। तो ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें हमेशा की तरह इससे कहीं ज्यादा होंगी। शुरुआत गजा से। गजा सिटी पर जंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू हो गया है। गजा सिटी इस वक्त इस्राएली हमलों की सबसे भयानक लहर झेल रही है। अल जजीरा के रिपोर्टर के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक इतने भारी हमले कभी नहीं हुए, ये खुद अल जजीरा कह रहा है। इस्राएली फौज शहर के दिल तक पहुंच चुकी है। टैंकों और फौजियों के दबाव में हजारों लोग समंदर किनारे धकेले जा रहे हैं ताकि गजा का सबसे बड़ा शहरी मरकज खाली कराया जा सके। लोगों का कहना है कि हालात हद से ज़्यादा तबाहकुन हैं। ड्रोन और फाइटर जेट्स लगातार बमबारी कर रहे हैं। रिमोट कंट्रोल वाले रोबोट लगातार धमाके कर रहे हैं। पूरे के पूरे मोहल्ले उड़ा दिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी त्रासदी ये है कि ज़्यादातर फ़लस्तीनी फैमिलीज़ के पास भागने का कोई जरिया नहीं। लोगों का कहना है कि वो कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि साउथ रफा की या साउथ गजा की तरफ निकल जाएं, मगर ना गाड़ी मिल रही है, ना कोई रास्ता महफूज बचा है। ऊपर से बमबारी हर रोज़ हर वक्त लगातार उनकी जान ले रही है। इस बीच ब्राज़ील ने एक बड़ा कदम उठाया है। ब्राज़ील के इस कदम को लेकर इसराइल बिलबिला गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, ICJ ने ये कहा है कि ब्राज़ील ने ऑफिशियल तौर पर उस केस में दखल दिया है जो साउथ अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ गजा में नस्लकुशी यानी जेनोसाइड के इल्ज़ाम में दर्ज किया था। यानी अब वर्ल्ड कोर्ट में गजा के लिए आवाज़ बुलंद करने वालों में एक नया मुल्क शामिल हो गया है, ब्राज़ील। इसराइल ने एक बड़ा ऐलान किया है जो इस हेडलाइन में दिख रहा है। गजा सिटी पर बेमिसाल हमला होगा, ऐसा हमला जो कभी नहीं हुआ। इसराइली फौज ने जुमे के रोज़ ये साफ कर दिया था कि वो गजा सिटी में बेमिसाल ताकत से हमला करेगी और वहाँ के बाशिंदों को कहा गया कि वो साउथ की तरफ निकल जाएं। पहली खबर में आपको इसकी झलक मिली गई होगी। गजा सिटी पर टैंकों और बमों की बारिश जारी है। इसराइल का मकसद है कि शहर को कब्जे में ले लिया जाए। वो शहर जो कभी गजा का सबसे बड़ा शहरी मरकज़ था, अब UN के मुताबिक भुखमरी की गिरफ्त में है। लगभग 2 साल से जारी इस जंग ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है और गजा सिटी अब मौत और भुखमरी के साए में जी रही है। इस बड़े हमले से ठीक पहले खबर आई है कि अगले हफ्ते UN समिट में फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई वेस्टर्न मुल्क फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। इसराइल इसको भी लेकर बेचैन है। वो कुछ फैसला चाहता है, लेकिन इस तरीके की तबाही से जल्द फैसला आने की उम्मीद तो नहीं है। इसराइल की ज़मीनी चढ़ाई मंगल से जारी है। कई दिनों से फौज मुनादी कर रही है कि लोग साउथ गजा की तरफ चले जाएं, लेकिन फ़लस्तीनियों का कहना है कि सफ़र बहुत महंगा है और साउथ में भी कहीं अमन नहीं है। तो हम क्यों जाएं एक मौत से निकलकर दूसरी मौत की गिरफ्त में। गजा खून में डूब रहा है और अमेरिका इसराइल को रोकने के बजाय उसे और हथियार देने की तैयारी में है। जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप हुकूमत $6 अरब के नए हथियार इसराइल को बेचने पर गौर कर रही है। इस सौदे में $3.8 अरब के 30 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर और $1.9 अरब के 3,250 इन्फेंट्री असॉल्ट व्हीकल्स शामिल हैं। कोई भी हल्का हथियार नहीं है। अपाचे हेलीकॉप्टर भी अपने आप में एक बड़ा हथियार है और असॉल्ट इन्फेंट्री व्हीकल्स, यानी गजा पर जो बम और गोलियां बरस रही हैं, उनमें अब अमेरिका के नए हथियार भी जुड़ेंगे।
सोचने की बात यह है कि ये हथियार अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से खरीदे जाएंगे जो इसराइल के इन हमलों के खिलाफ है। ज़्यादातर लोग, अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की मिलिट्री मदद देता है और उसी पैसे से इसराइल गजा में कत्ल गारत कर रहा है। ट्रंप ने एक बार कहा था कि उन्हें अमन के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि इस सौदे से तो अमन नहीं, जंग और बढ़ेगी। अब मुझे तो लगता है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज तो नहीं मिलेगा, शायद कोई और प्राइज जरूर मिलेगा। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि गजा से जान बचाकर निकलना अब अमेरिका का वीजा लेने से भी महंगा हो गया है। जी कैसे बता रहा हूं आपको, फ्रैक्चर करूंगा पूरा खर्चा। UNRWA जो गजा में मदद का काम चलाती है, उसका कहना है कि गजा सिटी से इसराइली बमबारी के बीच किसी एक ख़ानदान, किसी एक फैमिली को निकलने के लिए कम से कम $3,180, लगभग $2.25 लाख इंडियन करेंसी चाहिए होती है। महंगाई की तफसील ये है कि टैक्सी का किराया $1,000 है गजा सिटी से साउथ तक का। एक फैमिली टेंट $2,000 तक महंगा है, और ज़मीन जिस पर टेंट गाड़ना हो उस ज़मीन का किराया देना पड़ता है $180 तक। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में एक फैमिली के कुल $3,180 खर्च हो रहे हैं। अब ये क्या क्या बेचकर कमा रहे होंगे पता नहीं। और सोचिए, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब गजा के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, कमाई खत्म हो चुकी है और लोगों के पास ना तो पैसा है, ना पेट्रोल और ना दवाई। यूएन की एजेंसी का कहना है, UNRWA का, कि करीब 2 साल की जंग ने लोगों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। फ्यूल की किल्लत है, ज़रूरी सामानों की आमद महीनों से बैन है, और जो भी जगह मिलती है किसी को रहने के लिए वो भी ठसाठस पहले से भरी हुई है। यूएन की पुकार साफ है, अगर दुनिया ने मदद न की तो गजा के लोग सिर्फ बमों से नहीं, भूख और सिर पर छत ना होने से भी मारे जाएंगे। ये सिचुएशन, करंट सिचुएशन है गजा सिटी में फंसे हुए लोगों की। नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी बज रही है। इसराइल में नेतन्याहू की सियासी नाव डूबती नजर आ रही है। एक ताज़ा सर्वे में उसकी कोएलिशन से मेजॉरिटी छिनती हुई दिख रही है। यरूशलेम के अखबार मारिफ के लिए लाजर रिसर्च का ताज़ा सर्वे ये कहता है कि नेतन्याहू की हुकूमत अब सिर्फ 49 सीटों पर सिमट चुकी है। दूसरी तरफ अपोजिशन ब्लॉक के पास 61 सीटें, 61 सीट्स हो गई हैं, और ये गिनती अरब पार्टियों की 10 सीटों को शामिल किए बिना है, वरना तो 71 हो जाएंगी। मतलब साफ है कि नेतन्याहू का मजबूत किला अब हिलने लगा है। अपोजिशन की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और नेतन्याहू की कुर्सी हर नए सर्वे के साथ और ज्यादा डगमगा रही है, क्योंकि इसराइल में भी ज्यादातर लोग जंग नहीं चाहते। गजा में जंग तेज करने और लेबनान पर दोबारा बड़े हमले शुरू करने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि ये पोल्स आ रहे हैं जो नेतन्याहू को बता रहे हैं कि बेटा चंद दिनों के मेहमान हो। नेतन्याहू को भी पता है वो बस तब तक का मेहमान है जब तक जंग जारी है, इसलिए जंग जारी रखो। जंग बंद, नेतन्याहू का चैप्टर क्लोज, सियासी चैप्टर, और उसके बाद क्या सजा हो सकती है, जेल जाए, वो अलग बात है। बढ़ते आगे, यूएन जनरल असेंबली ने अमेरिका के खिलाफ जाते हुए एक फैसला सुनाया है कि फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास अगले हफ्ते होने वाली वर्ल्ड लीडर्स की सालाना मीटिंग को वीडियो लिंक से खिताब करेंगे, फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करेंगे। यह कदम तब उठाया गया जब अमेरिका ने अब्बास को न्यूयॉर्क आने के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो यूएन में इस पर वोटिंग हुई कि फ़लस्तीन का मुद्दा हो और फ़लस्तीन का जो भी सो कॉल्ड सदर कह लो आप, वो ना हो तो यूएन में इस मुद्दे पर वोटिंग हुई। 145 मुल्कों ने महमूद अब्बास के हक में वोट दिया, 5 ने खिलाफ वोट डाला और 6 मुल्क गैर हाजिर रहे, यानी 11 खिलाफ 145 साथ। 6 को अगर गैर हाजिर वालों को भी खिलाफ मान लें तो मतलब साफ है कि अमेरिका की रुकावट के बावजूद महमूद अब्बास की आवाज़ के जरिए फ़लस्तीन की आवाज़ दुनिया तक अब यूएन के मंच से पहुंचेगी। ईरान के लिए एक बुरी खबर आ गई। ईरान पर फिर से पाबंदियों की गाज गिर गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला किया है। ईरान के लिए बहुत बुरी खबर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जुमे को वोटिंग करके ईरान पर सख्त इक्तिसादी यानी इकोनॉमिक पाबंदियां दोबारा लगा दी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी E3
जिन्होंने 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA को साइन किया था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने अपने वायदे तोड़े और न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से तेज कर दिया। इसलिए अब दुनिया देखेगी कि तेहरान पर लगी पुरानी पाबंदियों का शिकंजा एक बार फिर कस गया है। ईरान की तरफ से इस मामले में एक करारा जवाब आया। फिर तीनों यूरोपीय ताकतों के फैसले को ईरान ने गैर कानूनी और उकसाने वाला करार दिया। ईरान की वजारत खारजा ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की उस कोशिश की सख्त मजम्मत की है जिसमें उन्होंने ईरान के ऊपर पुरानी UN सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां दोबारा थोपने की चाल चल दी है। ईरान के बयान में कहा गया कि यह कदम गैर कानूनी, नाजायज़ और पूरी तरह उकसाने वाला है। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि तीनों मुल्कों ने JCPOA डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म और UN रेजोल्यूशन 2231 का गलत इस्तेमाल करते हुए उन पाबंदियों को जिंदा करने की कोशिश की जिन्हें 2015 में ख़त्म कर दिया गया था। ईरान ने साफ कहा कि हम इस नाजायज़ फैसले को नहीं मानते, लेकिन सवाल यह है कि अब ईरान क्या करेगा। दरअसल यूरोप हो, बाकी वेस्ट हो, अमेरिका हो, सभी को ये डर है कि न्यूक्लियर बम बना लेगा ईरान, तो ईरान को रोकने के लिए ईरान पर और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दो। और ये जो सैंक्शंस लगे हैं ये बहुत ख़राब वाले हैं, गंदे वाले सैंक्शंस हैं। इसलिए अब ईरान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि ईरान ने भी कहा था नुकसान तुम्हारा भी बराबर होगा, यूरोप से कहा था, तो अब वो नुकसान क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दो बड़े लीडर्स जो एक दूसरे के खिलाफ मुंह खोल खोल के बड़ा मुंह बनाकर बयान देते हैं, वो मिलने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस में एर्दोगान से मुलाकात तय हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, और ट्रंप कह रहे हैं कि ख़त्म होने वाली है F-35 की जंग और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ, गर्दश आ जाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते वो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करेंगे। ये एर्दोगान का 2019 के बाद 6 साल बाद पहला दौरा होगा अमेरिका का। याद रहे कि ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि तुर्की ने रूस से, अमेरिका के दुश्मन से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि F-35, F-16 और बोइंग एयरक्राफ्ट समेत सभी डील्स पर काम चल रहा है, तुमको क्या मांगता ब्रदर, ले लो। और उम्मीद है कि सब पॉजिटिव नतीजे पर पहुंचेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। उन्होंने अपनी सोशल साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं 25 तारीख को एर्दोगान से मुलाकात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, ये ट्रंप के लफ्ज़ हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये तुर्की को रूस के पाले में जाने से रोकने की कोशिश है, या इसराइल के लिए तुर्की के रवैये में थोड़ी नरमी डलवाने का प्लान है, क्योंकि तुर्की ने अपना जो है समंदर, साहिल और एयर स्पेस सब इसराइल के लिए बंद कर दिया है। फिलहाल तो दुनिया की निगाहें इस होने वाली बड़ी मुलाकात पर जा टिकी है, लेकिन मुझे मुलाकात उतनी सीधी दिख नहीं रही जितनी सीधी लिखी जा रही है। मुझे इसमें कई करवटें और कई सिलवटें दिख रही हैं। अमेरिका शायद कुछ ऑफर करके सीरिया, ईरान, फिलिस्तीन, इनके लिए कुछ मांग सकता है, हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है। बढ़ते आगे, लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि जनूबी लेबनान के तबनीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास इसराइली ड्रोन ने एक हमला किया और इसमें एक शहरी शहीद हो गया, 11 अफराद जख्मी हुए हैं। अलमायदीन के मुताबिक हमला सीधे अस्पताल के सामने खड़ी गाड़ी पर किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब 27 नवंबर 2024 को हुए सीज़ फायर समझौते के बावजूद इसराइल की तरफ से हज़ारों बार खिलाफ वर्जी की जा चुकी है इस सीज़ फायर की। इसराइली मीडिया का अलग दावा है। द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है, कल रात उसने 19 सितंबर में लिखा कि जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 2 ऑपरेटिव्स मारे गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक अंसार कस्बे के करीब एक हमले में अमर कसीबानी हलाक हुआ, जिसे मज़ारात सिने गांव में हिजबुल्लाह का कमांडर बताया जाता है। दूसरा हमला तबनीन हॉस्पिटल के बाहर किया गया, जिसमें हुसैन रमज़ान मारा गया, जिसे हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स का अफराद कहा जा रहा है। ये इसराइल के दावे हैं। हालांकि लेबनानी अखबार पढ़ें तो वहाँ ये लोग आम लोग कहलाते हैं। फिलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद ये करता हूँ कि साफ गोई से फैक्ट के साथ, लिंक्स के साथ आपको ये खबरें दिखाएं। खबरें अच्छी नहीं थीं,
कोशिश ठीक लगी हो तो बताइएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए। गज़ा सिटी और पूरे गज़ा के लिए दुआ करते रहिए।